सुनैना पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसके पति वैभव ने 1 महीने पहले घर पर ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। सुनैना, उसके सास ससुर और देवर सब बहुत दुखी हो गए थे। अभी 1.5 साल पहले ही तो सुनैना और वैभव की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुनैना और वैभव दोनों ही बड़ी आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वैभव को अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके लिए वह बहुत खुश था। लेकिन यह प्रमोशन ही वैभव का काल बन गया। वैभव की कंपनी में प्रिया नाम की एक लड़की भी काम करती थी। उसके हिसाब से वह प्रमोशन उसको मिलना चाहिए था और उसको लगता था कि अगर वैभव उसके रास्ते में न होता तो प्रिया को प्रमोशन आसानी से मिल जाता। प्रिया इस प्रमोशन के लिए इतनी लालायित थी कि वह कुछ भी करने को तैयार थी। उन दिनों मीटू अभियान बहुत तेजी से चल रहा था, जिसमें काफी महिलाओं ने अपने ऊपर किसी पुरुष के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को मीटू हैशटैग के तहत दुनिया के सामने लाया था। प्रिया ने जब इस तरह की घटनाएं सुनी तो उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया और सोचा कि स्त्रियों की बात पर तो दुनिया आसानी से विश्वास कर लेती है, और जब इस तरह के आरोप होते हैं तो पुरुषों को न कोई सच समझता है और न ही सच जानने की कोशिश ये दुनिया करती है। उसको लगा कि वैभव को रास्ते से हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बस प्रिया ने अपने ऑफिस में बॉस से वैभव की कंप्लेंट कर दी कि वैभव ऑफिस में उसके साथ गलत तरह से व्यवहार करता है और मौका पाते ही उसको गलत तरीके से टच करता है। यह सब कुछ प्रिया ने सिर्फ लिखकर कंप्लेंट ही नहीं करी, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी हैशटैग #MeToo लिखकर शेयर कर दिया। इससे वैभव पूरी तरह से कंपनी में बदनाम हो गया। प्रिया ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। किसी ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। सभी ने प्रिया की बातों को सच मान लिया, और चूंकि उसने फेसबुक के प्रोफाइल पर भी यह सब कुछ लिख दिया था, तो धीरे धीरे ऑफिस के सारे एम्प्लाई और वैभव के सब जानने वाले उसको गलत मानने लगे। वैभव से सच्चाई जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। बॉस ने बिना किसी नोटिस के वैभव को कंपनी से निकाल दिया और बोला कि ऐसे एम्प्लॉइज को हम कंपनी में नहीं रख सकते जो महिलाओं की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। आखिरकार वही हो गया जो प्रिया चाहती थी। वैभव का प्रमोशन प्रिया को मिल चुका था। वैभव को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला गया था, जिसकी वजह से वह काफी टेंशन में था। उसके ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया गया था जिसे सहन करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वह अपने घर आया, घर में सबको सब कुछ बताया। परिवार वाले उसके स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति को जानते थे। उन्हें विश्वास था कि वैभव कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उन लोगों ने कहा कि हमको इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होगा और प्रिया को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। परंतु प्रिया की हरकत से वैभव हर ओर इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसको घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। प्रत्येक व्यक्ति उसको बहुत अजीब तरह से देखता था। वैभव यह प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने ही घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वैभव के इस कदम से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। उसके माता पिता और भाई तथा वैभव की पत्नी सुनैना बिल्कुल टूट गए थे। दूसरी ओर प्रिया प्रमोशन खा पाकर बहुत खुश थी। हालांकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वैभव आत्महत्या कर लेगा। उसका सोचना तो सिर्फ इतना था कि वैभव उसके से रास्ते से हट जाएगा और प्रिया को आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन वैभव के इतना बड़ा कदम उठा लेने से प्रिया एक बार को हिल गई थी। उसको इस बात का बहुत अफसोस भी हुआ था, किंतु वह एक स्वार्थी लड़की थी। इसलिए अपने प्रमोशन को लेकर उसको जो खुशी मिली थी, उसके सामने वैभव के जीने मरने की उसको ज्यादा देर फिक्र नहीं रही।
उसको क्या फर्क पड़ता था कि उसकी वजह से किसी की सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रिया अब अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो चुकी थी। क्योंकि काम बढ़ गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए और भी आसानी से वह इस घटना को भूल गई। क्योंकि मैनेजर के पद के दायित्व अधिक थे, इसलिए प्रिया को अक्सर रात में देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक दिन रात में 10 बजे वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अचानक उसको लगा कि उसके सामने से कोई गया है। उस वक्त ऑफिस में प्रिया और ऑफिस के चपरासी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। सारे एम्प्लॉइज अपने घर जा चुके थे। प्रिया ने चपरासी राम सिंह से पूछा कि क्या कोई ऑफिस में रुका है। राम सिंह ने कहा, नहीं मैडम, सिर्फ आप ही पूरे ऑफिस में हैं और मैं भी आपके जाने का ही इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। प्रिया ने फिर बाहर गार्ड को फोन करके पूछा कि क्या अभी कोई बाहर से अंदर आया है। गार्ड ने भी साफ मना कर दिया और बोला, नहीं मैडम, ऑफिस तो पूरी तरह से खाली है, बाहर से तो कोई भी अंदर नहीं आया। यदि आता तो मुझे अवश्य पता होता। प्रिया को लगा कि उसको वहम हुआ होगा और वह फिर अपने काम में लग गई। लेकिन उसको पुनः ऐसा महसूस हुआ कि केबिन के बाहर कोई खड़ा है। उसने जब बहुत गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह तो वैभव था। उसकी चीख सुनकर चपरासी राम सिंह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और बोला, मैडम आप चिल्ला क्यों रही हैं, क्या हुआ। प्रिया बोली, वह सामने वैभव खड़ा है, तुमने नहीं दिखा। राम सिंह बोला, कहाँ मैडम, यहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा है, आपको जरूर कोई वहम हो रहा है, आप अपने घर चले जाइए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्रिया को भी लगा कि शायद उसे वहम हो रहा है, इसलिए वह तेजी से ऑफिस से बाहर निकलने लगी। उसने ऑफिस के गार्ड को बोला कि मेरी गाड़ी निकालकर तैयार रखो, मुझे तुरंत घर जाना है। चूंकि गाड़ियों की चाबियां गार्ड के पास ही रहती थी, तो जब तक वह गेट पर पहुंची उसकी गाड़ी आ चुकी थी। और जैसे ही प्रिया अपनी गाड़ी के अंदर बैठी, वह फिर से चीख पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि बैक सीट पर वैभव बैठा हुआ था। प्रिया चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने पूछा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं। प्रिया बोली, देखो देखो, मेरी गाड़ी के अंदर वैभव है। गार्ड बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं मैडम, वैभव सर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वह आपकी गाड़ी में कहां से आ सकते हैं। प्रिया बोली, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। गार्ड ने दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। उसने बोला, मैडम आपको वहम हो रहा है, आपकी गाड़ी तो पूरी तरह से खाली है। लेकिन प्रिया को अभी भी गाड़ी की बैक सीट पर मुस्कुराता हुआ वैभव दिखाई पड़ रहा था। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने गार्ड से कहा, मैं कैब से घर जाऊंगी, तो मेरी गाड़ी वापस पार्किंग में लगा दो। प्रिया ने कैब बुक कर ली और वहां से निकल गई। कैब से उतरकर वह जैसे ही अपनी बिल्डिंग की तरफ तेजी से जाने लगी कि बिल्डिंग के बाहर ही उसको फिर से वैभव नजर आया। प्रिया डर गई और तेजी से दौड़ती हुई बिल्डिंग के अंदर घुस गई। इस समय उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसको चारों तरफ वैभव ही वैभव दिख रहा था। अपने कमरे के अंदर जाकर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घबराहट की वजह से अपनी आंखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर गिर गई। 2-2.5 घंटे के बाद जब वह नॉर्मल हुई तो इन सब बातों पर विचार करने लगी। उसको लगा कि शायद काम का प्रेशर अधिक होने के कारण उसको इस तरह से वहम हो रहा है। उसने उठकर हाथ मुंह धोकर अपने लिए 1 कप चाय बनाई और फिर अपना फोन लेकर अपनी सोशल साइट्स खोल ली ताकि उसका मन थोड़ा सा हल्का हो सके। लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला, फिर से उसकी चीख निकल गई। प्रिया को वैभव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी, उस इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो दुनिया से जा चुका था। प्रिया बहुत बुरी तरह घबरा गई। उसने वैभव के पुराने प्रोफाइल पर जाकर चेक किया। वैभव के पुराने प्रोफाइल पर एक पोस्ट पड़ी हुई थी। लिखा था, आई एम बैक टू टेक माई रिवेंज, बी रेडी। यह सब कुछ देखकर प्रिया को आज ऑफिस के अंदर भी डर लग रहा था कि कहीं पुनः वैभव यहां ना आ जाए। परंतु वहां के सन्नाटे और शांति से वह थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। उसने अपना कंप्यूटर खोला और कल के बचे हुए काम को पूरा करने की कोशिश करने लगी।
लेकिन एकाएक उसके कंप्यूटर पर उसे वैभव दिखने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या की है और आज तक मेरा नाम तुम्हारी वजह से बदनाम है। तुमने एक प्रमोशन के लिए मेरी इतनी बदनामी करवा दी कि इतनी कम उम्र में मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरी पत्नी इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, जिनको कि मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस सब कुछ की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा। और स्क्रीन से वह चेहरा गायब हो गया। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और ऑफिस से बाहर आ गई। तब तक ऑफिस का पियोन भी आ चुका था और पियोन और गार्ड ने फिर बोला, मैडम क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप क्यों बार बार चिल्लाती हैं? प्रिया बोली, वैभव वापस आ गया है, वैभव वापस आ गया है, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह लोग बोले, मैडम आपको कोई वहम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है? प्रिया बोली, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, वैभव की आत्मा वापस आई है। यह सुनकर गार्ड और चपरासी राम सिंह एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, अरे मैडम, कहाँ आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी आप ऐसी सोच रखती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वैभव सर आ ही गए हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहे? बाकी कंपनी के लोगों को क्यों नहीं दिख रहे? सिर्फ आपको ही क्यों दिख रहे हैं? प्रिया कुछ बोल न सकी और ऑफिस के बाहर जाकर ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर बाकी एम्प्लॉइज का इंतजार करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो वहां वैभव खड़ा हुआ था। अब तो प्रिया की हालत खराब हो गई। वह फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। गार्ड और पियोन अभी भी वहीं थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ मैडम, क्या आपको फिर से वैभव सर दिख रहे हैं? प्रिया बोली, बकवास मत करो, देखो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है वैभव, क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा? उन्होंने कहा, नहीं मैडम, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वैभव मुस्कुराता हुआ प्रिया की ओर देख रहा था, लेकिन गार्ड और पियोन को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो उस तरह खड़े थे जैसे वहां कोई और दूसरा न हो। प्रिया समझ रही थी कि वैभव की आत्मा उससे बदला लेने के लिए वापस आई है और अब वह उसको जान से मारकर ही रहेगी, मगर वह मरना नहीं चाहती थी। उसने वैभव के हाथ जोड़ दिए और बोली, वैभव मुझको माफ कर दो, मुझको मत मारो। वैभव बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से तो मैं खुद मर गया हूं ना, और मेरी इतनी बदनामी भी हुई है, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार भी अकेला रह गया। प्रिया बोली, प्लीज वैभव, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो, तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी जान बख्श दो। वैभव बोला, ठीक है, तो सबसे पहले तुमने जो मेरी बदनामी की है वह बदनामी का दाग तुम मेरे माथे पर से हटाओ। मेरे प्राण तो तुम नहीं लौटा सकती, लेकिन मुझ पर जो झूठा आरोप तुमने लगाया है उसको तुम्हें समाज के सामने स्वीकारना होगा। आज ऑफिस खुलने के बाद बॉस और सारे एम्प्लॉइज के सामने तुमको सारा सच कबूल करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो आज का दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। प्रिया ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं अनुराग, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और वह ऑफिस के अंदर की ओर चल दी। थोड़ी देर के बाद ही ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज वहां आ चुके थे। प्रिया ने ऑफिस के माइक से अनाउंस किया, मैं प्रिया बोल रही हूं, आप सभी लोग कृपया ऑफिस के हॉल में जमा हो जाइए, मुझे आप लोगों से एक बहुत आवश्यक बात करनी है, प्लीज आप सभी लोग आ जाइए। जब सारी कंपनी के एम्प्लॉइज ऑफिस के हॉल में जमा हो गए तो प्रिया ने बोलना शुरू किया। प्रिया बोली, मैं आज आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूं। मैं अपनी एक गलती को स्वीकार करना चाहती हूं। लोगों ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? प्रिया बोली, वैभव पूरी तरह से बेकसूर था, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम किया था ताकि जो प्रमोशन उसको मिलना था वो मुझे मिल सके, और जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हो गया। वैभव को कंपनी से निकाल दिया गया था और प्रमोशन मुझे मिल गया, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैभव इस वजह से आत्महत्या कर लेगा।
वैभव की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि यदि मैंने झूठ न बोला होता तो आज वैभव जीवित होता। उसकी मेरे आरोप की वजह से बहुत बदनामी हुई और मेरी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपनी गलती को मानती हूँ। प्रिया की बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए। प्रिया ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ उसकी आवाज के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसका सारा कबूलनामा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था। तभी प्रिया को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। प्रिया ने घूमकर देखा तो वहां वैभव खड़ा हुआ था। बाकी लोग भी हैरान थे क्योंकि अब वैभव सबको दिख रहा था। बॉस ने वैभव से पूछा, अरे वैभव, तुम तो इस दुनिया में नहीं थे। वैभव मुस्कुराता हुआ बोला, मैं वैभव नहीं, उसका भाई अविनाश हूं। मैं वैभव का जुड़वा भाई हूं। मैं और वैभव बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रिया ने मेरे भाई के साथ जो किया और उसका जो परिणाम मेरे भाई और मेरे परिवार को भुगतना पड़ा, उसके बाद प्रिया को दंड दिलाने के लिए हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए प्रिया से उसका सच कबूल करवाने के लिए मैंने और मेरी भाभी सुनैना ने मिलकर यह सब कुछ खेल रचा था। और इसमें आपके ऑफिस के गार्ड और पियोन राम सिंह ने भी हमारा पूरा साथ दिया था। बॉस ने राम सिंह और गार्ड की ओर देखा। वो बोले कि सर, हमें पता था कि वैभव सर कितने अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में हर किसी की मदद की। वह कभी भी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते थे। इसलिए जब इन लोगों ने हमसे मदद मांगी तो हम उनकी मदद करने से इनकार न कर सके। अविनाश सर ने अपनी शक्ल और कद-काठी का फायदा उठाकर प्रिया के सामने यह साबित कर दिया कि वह वैभव की आत्मा है और प्रिया मैडम ने डर के मारे अपना सारा जुर्म आज कबूल कर लिया है। प्रिया अब हैरानी से अविनाश की ओर देख रही थी। उसको सब कुछ समझ में आ गया था कि वह उनके हाथों मूर्ख बन चुकी है और क्या कारण था कि वैभव से उसको ही दिख रहा था और गार्ड और पियोन को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वास्तव में वह दोनों उसके साथ मिले हुए थे और दिख तो उन्हें भी सब कुछ रहा था, पर वह नाटक कर रहे थे। लेकिन प्रिया को अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके कंप्यूटर में वैभव कैसे दिखने लगा था। उसने जब यह पूछा तो अविनाश ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही होगी। दरअसल मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूं और मैं दुनिया में कहीं से भी किसी का भी कंप्यूटर हैक करके उस पर कुछ भी प्ले कर सकता हूं। अब समझ में आया? प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। वह सोच रही थी कि वह कैसे आसानी से उसके झांसे में आ गई, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सुनैना पुलिस लेकर वहां आ पहुंची थी। पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। साथ ही उसका कबूलनामा, जो कि ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्डिंग को भी पुलिस अपने साथ ले गई। इसके अलावा कंपनी के गार्ड और पियोन ने भी अपने मोबाइल पर यह सब कुछ रिकॉर्ड किया था। पुलिस ने कहा कि तुम्हारी जगह जेल के अंदर है, बाहर नहीं। और वैभव को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया अब अपनी असली जगह पर पहुंच चुकी थी। सुनैना वैभव को याद कर रही थी और बोल रही थी कि वैभव, आज मैंने तुम्हारी मौत का और तुम्हारी बदनामी का बदला ले लिया है। तुम जहां भी हो, कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि तुम निर्दोष साबित हो चुके हो। इसमें तुम्हारे भाई ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। मित्रों, एक तरह से तो यह कहानी यहां खत्म हो जाती है, मगर अभी कुछ ऐसा बाकी है जिसको आप जरूर जानना चाहेंगे और जो आपके दिलों को भी बहुत शांति देगा। क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद सुनैना के सास ससुर उससे बोलते हैं कि सुनैना बेटा, तुमने अपने पति का बदला लेकर यह साबित कर दिया कि तुम अपने पति
यानी कि हमारे बेटे से कितना प्यार करती थी। और ऐसी पत्नी हर पति को मिलनी चाहिए। बेटा, अब तुम हमारे लिए बेटी की तरह हो और तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अकेले इतनी पहाड़ सी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अविनाश से शादी कर लो। वैभव जहां भी होगा तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगा। सुनैना हैरानी से अपने सास ससुर की ओर देखती रह गई। सास ससुर ने कहा कि हमने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है और अविनाश भी हमारे इस फैसले से सहमत है। बस तुम्हारी सहमति की जरूरत है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला, मम्मी पापा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। सास ससुर ने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम चाहे जितना भी वक्त ले लो। 6 महीने के बाद जबकि सुनैना कुछ सामान्य हो चुकी थी, उसके और अविनाश की शादी की तैयारियां हो रही थी। फेरों के वक्त सुनैना को अविनाश में वैभव ही दिखाई पड़ रहा था, उसी की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसको लगा उसका वैभव अब बहुत निश्चिंत और खुश है, क्योंकि उसकी सुनैना अब अकेली नहीं रहेगी। उसका जुड़वा भाई अब उसका पति बनकर हर कदम पर उसका साथ देगा। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक अवश्य करें।